स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए. खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, बी. विश्व बैंक, सी. ऑक्सफैम, डी. अनामृता फाउंडेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024 संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का प्रमुख प्रकाशन है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2022 में विश्व समुद्री मत्स्य उत्पादन 79.7 मिलियन टन रहा, इसलिए विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। बायो E3 यानी अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य रसायन आधारित उद्योगों को अधिक टिकाऊ जैव आधारित औद्योगिक मॉडल में बदलने को प्रोत्साहित करना है। 2, यह एक चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और बायोमास से अपशिष्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करके शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए एक प्रेरणा प्रदान करेगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ, हरित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के लिए उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग की बायो 3 नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य रसायन आधारित उद्योगों को अधिक टिकाऊ जैव आधारित औद्योगिक मॉडल में बदलने को प्रोत्साहित करना है, इसलिए कथन 1 सही है। यह एक चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, साथ ही जैव आधारित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए माइक्रोबियल सेल कारखानों द्वारा बायोमास, लैंडफिल तथा ग्रीन हाउस गैसों से अपशिष्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करके शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए एक प्रेरणा प्रदान करेगा, इसलिए कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत और चीन विश्व के सबसे बड़े केला उत्पादक एवं निर्यातक देश हैं। 2, केले की कैवेंडिश किस्म, जो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, बाजार में लगभग 47% की हिस्सेदारी रखती है तथा वैश्विक केला निर्यात में 95% से अधिक का योगदान देती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत और चीन विश्व के सबसे बड़े केला उत्पादक देश हैं। हालांकि फिलीपींस के साथ इक्वाडोर, कोलंबिया और ग्वाटेमाला सबसे बड़े निर्यातक हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। केले की कैवेंडिश किस्म, जो आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है, बाजार में लगभग 47% हिस्सेदारी रखती है और वैश्विक केले के निर्यात में 95% से अधिक का योगदान देती है, इसलिए कथन 2 सही है। अपने आर्थिक मूल्य के अलावा केला वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें लाखों एकड़ के बागान विभिन्न कीटों, पक्षियों और जानवरों का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ मिशन और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। 1, लूना 25 जांच, रूस। 2, आदित्य L1, भारत। 3, शेनझोउ 13, जापान। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लूना 25 जांच रूस का लगभग 50 वर्षों में पहला चंद्र मिशन था, इसलिए युग्म 1 सही सुमेलित है। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन है, इसलिए युग्म 2 सही सुमेलित है। शेनझोउ 13 मिशन 8वां चालक दल वाला चीनी अंतरिक्ष यान था और शेनझोउ कार्यक्रम की कुल 13वीं उड़ान थी, इसलिए युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विवाद से विश्वास योजना लंबित आयकर विवादों के लिए समाधान प्रदान करने की दिशा में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने हेतु एक स्वैच्छिक निपटान योजना है। 2, सबका विश्वास सरकार द्वारा अधिसूचित विरासत विवाद समाधान की एक योजना है, जो विरासत, सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मामलों से संबंधित लंबित विवादों से निपटने के लिए है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विवाद से विश्वास योजना लंबित आयकर विवादों के लिए समाधान प्रदान करने की दिशा में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने हेतु एक स्वैच्छिक निपटान योजना है, इसलिए कथन 1 सही है। सबका विश्वास सरकार द्वारा अधिसूचित विरासत विवाद समाधान की एक योजना है।
यह विरासत सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मामलों से संबंधित लंबित विवादों से निपटने के लिए तैयार की गई है, इसलिए कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में बोत्सवाना में 2492 कैरेट के एक हीरे की खोज हुई है। 2. बोत्सवाना दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादकों में से एक है जो इसकी आय का मुख्य स्रोत है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में बोत्सवाना में 2492 कैरेट के एक हीरे की खोज हुई है, इसलिए कथन 1 सही है। बता दें कि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। इसे बोत्सवाना में कनाडाई कंपनी लुकारा डायमंड के स्वामित्व वाले एक खदान से प्राप्त किया गया है। गौरतलब है कि एक्सरे तकनीक का उपयोग करके उत्तर पूर्वी बोत्सवाना के कारोवे डायमंड खदान से इसकी खोज की गई है। बोत्सवाना दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादकों में से एक है जो इसकी आय का मुख्य स्रोत है, इसलिए कथन 2 सही है। यहाँ की सकल घरेलू उत्पाद में इसका 30% और इसके निर्यात में 80% का योगदान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डायनासोर की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? ए. अल्पकाराकुश किर्गिजिकस, बी. ट्राइएसिक, सी. जुरासिक, डी. डिप्लोडोकस लॉन्ग्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में डायनासोर की एक नई प्रजाति अल्पकाराकुश किर्गिजिकस की खोज की गई है। बता दें कि ये डायनासोर मध्य एशिया के किर्गिस्तान क्षेत्र में लगभग 165 मिलियन वर्ष पहले विचरण करते थे। गौरतलब है कि किर्गिजिकस नाम किर्गिज गणराज्य को संदर्भित करता है। अल्पकाराकुश किर्गिजिकस बड़े थेरापोड डायनासोर की एक प्रजाति है। यह 165 मिलियन वर्ष पूर्व जुरासिक काल के कैलोवियन युग के दौरान हमारे ग्रह पर विचरण करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्लेटफॉर्म फ्रिक्शनलेस क्रेडिट उपलब्ध कराएगा। 2. इसका उद्देश्य विशेष रूप से कृषि और एमएसएमई के लिए ऋण तक पहुंच को डिजिटल बनाना है। 3. यह प्लेटफॉर्म भारत में खुदरा भुगतान प्रणाली में क्रांति लाने वाले यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की तरह ऋण देने के परिदृश्य को बदल देगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को देश भर में लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कृषि और एमएसएमई के लिए ऋण तक पहुंच को डिजिटल बनाना है, इसलिए कथन 2 सही है। साथ ही यह प्लेटफॉर्म फ्रिक्शनलेस क्रेडिट उपलब्ध कराएगा, इसलिए कथन 1 सही है। यूएलआई कई डेटा सेवा प्रदाताओं से ऋणदाताओं तक विभिन्न राज्यों के भूमि रिकॉर्ड सहित डिजिटल जानकारी के बिना बाधा के प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म ऋण मूल्यांकन में लगने वाले समय में कमी लाएगा। इसमें सामान्य और मानकीकृत एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस शामिल है, जिन्हें विविध स्रोतों से सूचना तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्लग एंड प्ले दृष्टिकोण के लिए डिजाइन किया गया है। गौरतलब है कि यह प्लेटफॉर्म भारत में खुदरा भुगतान प्रणाली में क्रांति लाने वाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की तरह ऋण देने के परिदृश्य को बदल देगा, इसलिए कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं? ए. सुरेश महेश्वरी, बी. गोपीचंद थोटाकुरा, सी. मोहन शेट्टी, डी. हेमा केलेकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गोपीचंद थोटाकुरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में गोपीचंद थोटाकुरा भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। बता दें कि गोपीचंद थोटाकुरा ने अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष एक्सप्लोर किया। गौरतलब है कि उन्होंने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पूर्व भारतीय वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय नागरिक होने का रिकॉर्ड बनाया है। गोपीचंद थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के 6 चालक दल के सदस्यों में से एक थे। गोपीचंद थोटाकुरा की यात्रा लगभग 10 मिनट तक चली, जिसमें वे अधिकतम 105 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचे। बता दें कि जो व्यक्ति कार्बन रेखा को पार करता है उसे अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। ध्यातव्य है कि कार्बन रेखा वह सीमा रेखा है जो पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष को अलग करती है और समुद्र तल से लगभग 80 किलोमीटर ऊपर है। ब्लू ओरिजिन कंपनी अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था एशिया विकास आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है? ए. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, बी. एशियाई विकास बैंक, सी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी. विश्व बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एशियाई विकास बैंक।
चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एशिया विकास आउटलुक रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी की जाती है। अप्रैल 2024 में एशिया विकास आउटलुक रिपोर्ट और इस आशावादी दृष्टिकोण में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2024 एवं वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पूर्वानुमान को संशोधित किया, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमेड निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमा है? ए मंगल ग्रह, बी शनि ग्रह, सी बृहस्पति, डी वरुण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बृहस्पति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बृहस्पति ग्रह के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को इतालवी खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली के नाम पर गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार उन्हें वर्ष 1610 में देखा था। इनके नाम आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो हैं, जिसमें प्रत्येक बड़े चंद्रमा या उपग्रह की अद्वितीय दुनिया है। गैलीलियो प्रोब को अध्ययन के लिए भेजा गया था, जिसने वर्ष 1995 और 2003 के बीच ग्रह की परिक्रमा की। जूनो वर्ष 2016 से ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। दक्षिण लोहनक ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी लद्दाख, डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।